हमने रेंज के ऊपर उसका कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े थे, मेथड पढ़े थे। इस क्लास में मैं उसके डिफरेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ये कुछ 8 क्वेश्चंस हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसी वीडियो में आपको इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, उसमें हमने साइन एक्स को टी एज्यूम कर लिया। हम जानते हैं साइन एक्स को टी एज्यूम कर लिया तो टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा सकती है, -1 से 1। हमें रेंज निकालनी है, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 8 को मैंने 5 प्लस 3 लिख दिया, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इस वाले ब्रैकेट को यहाँ से मैंने डिनोमिनेटर यहाँ से अलग कर दिया, तो अलग कर दिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस 3 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ गया, इसका तो जीरो हो गया, इसका क्या हो गया -1 अपॉन एक्स का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो ये आ गया -3 अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। चेन रूल से डिनोमिनेटर का दोबारा किया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2t प्लस 2। अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि होल स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, और ये -1 से 1 में ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसका जो साइन सिस्टम है, अगर हम -1 से 1 का एफ डैश का बनाएं तो ये हमारे पास साइन सिस्टम एफ डैश टी का ये बन रहा है। ये पूरा हमेशा का हमेशा नेगेटिव रहेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो -1 से 1 में ये नेगेटिव रहेगा, यानी ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसकी हमारे पास जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, f+1 से f(-1)। f1 की हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, यानी t की जगह हमने 1 डाला तो ये वैल्यू आ गई 11/8, और t की जगह -1 डाला तो ये आ गया, तो ये इसकी रेंज आ गई। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन x इक्वल टू 2। इसके हमको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने थे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो फ्रैक्शनल पार्ट हम जानते हैं कि 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना ही 1 के बराबर हो सकता है, तो ये ना तो 1 के बराबर हो सकता है ना ज़्यादा, और ये भी ना तो 1 के बराबर हो सकता है ना ज़्यादा। तो दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कभी 2 बनेगी नहीं, इन दोनों का सम कभी 2 आएगा ही नहीं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, सो नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू 2x अपॉन π-1। इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना था, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने। तो सबसे पहले हम LHS का सॉल्यूशन निकालेंगे, y इक्वल टू LHS फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ है, इसका हम ग्राफ बनाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसमें हम दोनों LHS का और एक RHS दोनों का ग्राफ बनाते हैं। वो ग्राफ जितनी जगह इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो मैं पहले y इक्वल टू LHS का ग्राफ बना रहा हूँ। y इक्वल टू LHS का जो ग्राफ होता है वो ब्लैक वाला होता है, हम पिछले क्लास में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, इस तरह से बनता था, और ये होता था इसका डॉट में, और यहाँ से ये इस तरह से 0 से पाई में इधर बनता था और पाई से 2 पाई में ये बनता था, और ये थ्रू आउट द नंबर लाइन चलेगा, इधर भी और इधर भी। y इक्वल टू RHS का ग्राफ बनाएंगे, तो y इक्वल टू RHS एक y इक्वल टू 2x अपॉन π-1 एक लीनियर इक्वेशन है, तो ये लाइन बनेगी। इसको लाइन का ग्राफ इस तरह से आएगा, x की वैल्यू 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू -1 आती है, और x की वैल्यू पाई रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1 आ रही है इसकी सीध में। तो ये इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला रहा हूँ तो इस तरह से आ गया। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो दोनों ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक इधर और एक इधर, तो 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 2 आ गए। ठीक है बच्चों, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास, फोर्थ था। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी 2 की पावर x 3 की पावर x 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर x। इसमें हमको निकालने थे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 5 की पावर x को हमने डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड में जो 5 की पावर x था उसको डिवाइड कर दिया LHS में, तो ये बन गया हमारे पास 2 की पावर 5 2 अपॉन 5 की पावर x 3 अपॉन 5 की पावर x, और ये पूरा एक्सप्रेशन है। इसको मैंने y मान लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला 2/5 की पावर x, ये आ गया a की पावर x की तरह ट्रीट करेंगे। 2 अपॉन 5 की पावर x क्या है, a की पावर x की तरह, इसका डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं a की पावर x ln a होता है, तो ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल का हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये आ गया। इसी तरह से सिमिलरली हमने इसका भी कर दिया और इसका भी कर दिया। अगर हम अब ध्यान से देखें तो ये क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव है, क्योंकि a की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है और ln 2/5 नेगेटिव है। ln 2/5 क्यों नेगेटिव है, जब हम लॉग की बात करते हैं तो log ax, जब इसमें x और a ये दोनों वैल्यूज 1 के अपोजिट साइड हो, एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो, तो इसकी वैल्यू log की हम जानते हैं हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर log का जो बेस है e वो 1 से बड़ा है और 2/5 1 से छोटा है, तो ये नेगेटिव है। सिमिलरली ये भी नेगेटिव है, सिमिलरली ये भी नेगेटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव हो गया, यानी y डैश नेगेटिव हो गया। सो इट इज़ ए डिक्रीजिंग फंक्शन।
डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनाइट हम निकालेंगे, तो x की जगह हम माइनस इन्फिनाइट रखेंगे, तो 1 से छोटे की पावर माइनस इन्फिनाइट रखते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/5 की पावर माइनस इन्फिनाइट, और ये मिलकर के क्या हो जाएगा हमारे पास 5/2 की पावर इन्फिनाइट। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/2, यानी 1 से ज़्यादा की पावर इन्फिनाइट हमेशा इन्फिनाइट होता है, तो इसकी वैल्यू इन्फिनाइट आएगी, ऐसे इसकी वैल्यू भी इन्फिनाइट आएगी और इसकी वैल्यू भी आएगी। तो एफ ऑफ माइनस इन्फिनाइट क्या हो गया यहाँ पे इन्फिनाइट हो गया, और एफ ऑफ इन्फिनाइट क्या हो जाएगा 0 प्लस, क्योंकि 1 से छोटे की पावर हम इन्फिनाइट करते हैं तो 0 की तरफ टेंड करता है, यानी 0 की तरफ होता है, अप्रॉक्स 0 के बराबर हो जाता है। ये भी 1 से छोटे की पावर इन्फिनाइट करेंगे तो ये भी 0 की तरफ आएगा, इसी तरह से ये 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0 प्लस। तो डिक्रीजिंग ग्राफ है तो ये इन्फिनाइट से ये जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा पूरा का पूरा, इधर से इन्फिनाइट से डिक्रीज होता हुआ ये 0 की तरफ जा रहा है, ये 0 की तरफ जा रहा है। अब हमारे पास RHS में क्या रह जाएगा, जब हमने 5 की पावर x से डिवाइड किया था तो RHS में क्या रह जाएगा हमारे पास 1। अब हम y = 1 यानी RHS का ग्राफ बनाएंगे तो y = 1 का ग्राफ बनाया, ये दोनों ग्राफ कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट पे, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 आया, तो इसका आंसर क्या आया 1। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास fx, ये है, इसमें हमारे को निकालना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, तो अगेन मैंने LHS को क्या मान लिया fx मान लिया, इसका डेरिवेटिव निकाला, इसका डेरिवेटिव ये आ गया x², 3 से 3 कैंसिल हो गया, -4x + 7 sin x का डेरिवेशन क्या होता है हमारे पास cos x। 7 को मैंने 4 + 3 लिख दिया, तो इससे ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर + 3 + cos x। ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, 3 हमेशा पॉजिटिव है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि cos x हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, तो 3 इसमें जोड़ेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा f'(x)। अगर f'(x) पॉजिटिव है यानी ग्राफ क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया पूरा, तो इंक्रीजिंग ग्राफ हो गया, तो इसका जो ग्राफ हम बनाएंगे तो माइनस इन्फिनाइट पे -∞ की पावर 3 हमेशा -∞ ही आएगा, और इन्फिनाइट की पावर 3 हमेशा +∞ आएगा। तो इंक्रीजिंग ग्राफ है -∞ से इन्फिनाइट, और 0 पर ये 0 से होकर जाएगा, ये 0 से होता हुआ जा रहा है, तो -∞ से इन्फिनाइट पर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ये इंक्रीज करेगा, इस तरह से बनेगा। अब y = हम RHS का ग्राफ बनाएंगे, y = RHS हमारे पास क्या था 2 था, तो y = 2 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये दोनों ग्राफ अगेन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आया 1। क्लियर है सबको। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज निकालनी है हमारे को इस एक्सप्रेशन की। y = दिस है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ पर ध्यान रखना है x 0 से बड़ी है, तो मैं यहाँ पर x अगर पॉजिटिव है तो 0 से इन्फिनाइट तक होता है तो हम AM/GM लगा सकते हैं, तो इसमें मैं AM/GM का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मैं AM > GM लगा रहा हूँ। किस नंबर्स पे लगा रहा हूँ, x³ 3x³ को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x³, और 10/x को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/x करके, और ये 1/x, तो टोटल कितनी टर्म्स हो गई 14 टर्म्स हो गई। इन 14 टर्म्स का मैं अगर AM लिखूंगा तो वो ये आएगा /14, और अगर इनको GM निकालूंगा तो GM कैसे निकालते हैं हम, जितनी भी टर्म्स होती है उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और उसकी पावर अगर n टर्म्स हैं तो n टर्म्स को मल्टीप्लाई करूंगा और होल पावर क्या लूँगा 1/n, तो ये 14 टर्म्स हैं, इन सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए अब ये कैंसिल हो जाएंगे सारे x, और 1 आएगा, और पावर होल पावर क्या आ जाएगी 1/14। AM/GM हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, सबको आता ही है, फिर भी मैंने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बता दिया है। अब इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो इसकी ये बन गया, ये तो हमारा वापस क्या बन गया y बन गया, y/14 > 1 आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई 14 से इन्फिनाइट हो गई, ये इसकी रेंज आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f'(x), हमने इसका निकाल लिया, जो भी हमारे को नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था इक्वेशन का, तो हमने f'(x) निकाला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IIT वगैरह में मेन वगैरह में इसके आने के चांसेस रहते हैं, ध्यान रखिएगा। 18 का मैंने इसका f'(x) निकाला, ये आ गया हमारे पास f'(x), x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लेने के बाद अगर हम f'(x) का क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो x = एक तो 0 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी सारी पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर even है, सो ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑल द टर्म्स आर इन पॉजिटिव, सभी टर्म्स पॉजिटिव है, और +4 है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा, ये वाली टर्म कभी भी 0 नहीं होगी। तो यहाँ से सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है x = 0 से, तो यहाँ पर एक 0 से क्रिटिकल पॉइंट मिल गया 0, इसका साइन सिस्टम बनाया तो प्लस माइनस, यानी 0 तक तो डिक्रीज होगा, फिर 0 के बाद क्या होगा इंक्रीज होगा। अब हम f इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या था हमारे पास 18 x की पावर 18 प्लस इस तरह से फंक्शन था,
तो माइनस इन्फिनाइट पे रखेंगे तो माइनस इन्फिनाइट की पावर 18 हमेशा इन्फिनाइट आएगा, ऐसे इन्फिनाइट रखेंगे तो 18 इंटू इन्फिनाइट की पावर 18 ये भी इन्फिनाइट आएगा। जीरो पर वैल्यू -7 आ रही है, तो ये इन्फिनाइट से पहले डिक्रीज होगा, इन्फिनाइट से डिक्रीज होता होता -7 तक आ गया, फिर जीरो के बाद ये इंक्रीज होगा, फिर जीरो से वापस इंक्रीज हुआ तो ऊपर जाएगा फंक्शन, ये आ गया। अब y इक्वल टू जीरो, RHS में क्या है हमारे पास y इक्वल टू जीरो है, तो y इक्वल टू जीरो वाली लाइन ये होती है हमारे पास, ये y इक्वल टू जीरो वाली लाइन है। तो ये दोनों कितने जगह कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो था हमारे पास ये cos पाई साइन एक्स इक्वल टू ये था हमारे पास, इसको मैंने साइन को cos में चेंज कर लिया, π/2 माइनस थीटा लिख के। अब हमारे पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो cos ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, cos x इक्वल टू cos अल्फा होता है, तो x इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, थीटा ये है, पाई साइन एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये लिख दिया। यहाँ पे पाई कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, इसमें दो साइन है प्लस और माइनस, पहले मैं प्लस साइन को लेके सोल्व कर रहा हूँ, तो प्लस साइन को लेके सोल्व किया तो ये माइनस प्लस π/2 माइनस cos x आएगा, जिसको इधर ले जाएंगे तो cos x प्लस साइन एक्स आ गया इक्वल टू यहाँ 2n रह गया, पाई कॉमन लेके कैंसिल हो गया और यहाँ पे 1/2 हो गया। प्लस साइन को सोल्व कर रहे हैं, n इंटीजर होता है, यहाँ मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बोथ साइड, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये किसका फार्मूला बन जाएगा, किसको हम cos π/4 लिख सकते हैं, इसको हम sin π/4 लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया cos x माइनस π/4 का, और ये आ गया। अब मैं अलग अलग वैल्यू निकाल रहा हूँ, n इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यू आ रही है, n इक्वल टू 1 के लिए ये आ रही है, n इक्वल टू -1 के लिए आ रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये cos थीटा लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू ये है या ये है, और भी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन हम ध्यान रखें कि n इक्वल टू 1 पर ये वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन 1 है, और ये वैल्यू क्या है -1 पर लेस देन -1 है। तो हम जानते हैं cos थीटा 1 से बड़ा हो नहीं सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता, इसीलिए n इक्वल टू 2 और -2 -3 सब किसी के लिए भी कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलेगा, इन सब के लिए हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन n इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर हमारे को सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर इसमें हमारे को 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, जब x 0 से 2 पाई होगा तो यहाँ पर हमारे को 2 सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा की 0 से 2 पाई में 2 वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -π/4 कर भी दिया तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर x माइनस π/4 को अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करें, तो इसको मैंने t मान लिया, तो cos t का मैं ग्राफ बना रहा हूँ। तो जब x हमारे पास 0 से 2 पाई है, तो x माइनस π/4 क्या हो जाएगा हमारे पास, यानी t क्या हो जाएगा, -π/4 से 7π/4 हो जाएगा। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं cos t का इस तरह से, तो ये इस तरह से बनेगा, यहाँ पर 2 पाई है, यहाँ पर 7π/4 है, और यहाँ पर -π/4 है, यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है। ठीक है बच्चों, तो हमने LHS का ग्राफ बना लिया। अगेन cos t का इक्वल टू हमारे को क्या बनाना है, 1/2√2 का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू 2√2 ये वाली एक लाइन होगी छोटी जो इससे नीचे आएगी, क्योंकि ये 1/√2 मिलेगा यहाँ पे, तो इससे नीचे ही आएगी ये लाइन, ये लाइन जो आएगी y इक्वल टू 1/2√2 आएगी। तो हमारे को कितने सॉल्यूशन मिले, 1 और 1 2, यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। सिमिलरली अभी हमने प्लस वाला सॉल्व किया, उसके लिए हमको 2 सॉल्यूशन मिले हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो हम माइनस वाले को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, तो टोटल हमारे को कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 4 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन से रेंज के ऊपर डिपेंड करके मैंने क्वेश्चंस दिए थे, तो किस टाइप के रेंज के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये मैंने एक 8 क्वेश्चंस तुमको दिए, इनको सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, बाकी जितनी भी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपको धीरे धीरे कमांड आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम जो भी लेक्चर पढ़ेंगे वो मैं जब भी बताऊंगा, आगे का फंक्शन में आगे का पार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स।